ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लासों में हम जेंडर असमानता से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत है इनको समझने का प्रयास किया था। आज की इस क्लास में भारतीय समाज में विद्यमान जो लिंग भेद से संबंधित प्रमुख सिद्धांत है वो कौन कौन से इनको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर जो लिंग भेद है उसके मुख्य जो सिद्धांत उभर कर आए हैं उनके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। उनमें मुख्य रूप से 3-4 जो सिद्धांत हैं उनमें उदारवादी नारीवादी सिद्धांत, आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी सिद्धांत, साथ ही जो मार्क्स के विचारों से प्रभावित है समाजवादी मार्क्सवादी नारीवादी का सिद्धांत, इनको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उदारवादी नारीवादी सिद्धांत। उदारवादी नारीवादी सिद्धांत है ये एक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जो कल्याण है उसके महत्व में विश्वास करते हैं। उदारवाद का विकास 16वीं से 19वीं शताब्दी में जीवन के विभिन्न पक्षों जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि विभिन्न पक्ष हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु आंदोलन के स्वरूप में उभर कर सामने आए। इस विचारधारा में प्रजातंत्र के विकास को, सार्वभौमिक मताधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दास प्रथा की समाप्ति के साथ ही नागरिक अधिकारों में वृद्धि का समर्थन किया जाता है और यह सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संविधान में भी स्वीकार की गई है। आगे बढ़ते हैं तो ये विचारधारा जो है वो सरकार अथवा जो समृद्ध वर्ग है समाज का उसके द्वारा व्यक्ति पर जो प्रभुत्व है उसके प्रतिकार को स्वीकार करती है। यानी विभिन्न जो सामाजिक व्यक्ति है उन व्यक्तियों पर जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व लोग हैं, उनका जो प्रभुत्व है या अत्याचार है उसका प्रतिकार करती है। शिक्षा की दृष्टि से हम देखें तो उदारवादी नारीवाद अभी शुरुआती अवस्था में है जो राजनीतिक और वैधानिक रूप से कानूनों में परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहा है। उदारवादी इस बात पर बल देते हैं कि सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर दिए जाए और इनके लिए जो समान दक्षताएं और उद्देश्य भी समान हो। इनका यह भी विचार है कि ये विभिन्न विशेष रूप से जो महिलाओं के समूह हैं उनकी उपलब्धि और सफलताओं में वृद्धि हो, इस बात पर ये लोग ज़्यादा जोर देते हैं और पाठ्यक्रम को इसका मुख्य माध्यम मानते हैं कि अगर महिलाओं को सशक्त करना है, उनकी उपलब्धियों और सफलताओं में हमें वृद्धि करना है तो पाठ्यक्रम इसके लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है जिसके माध्यम से ये लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये जो समाजवादी नारीवादी लोग हैं इनकी तरह जो पाठ्यचर्या को पुरुष प्रधान जो पाठ्यक्रम है उसको अस्वीकार करते हुए एक समान पाठ्यक्रम पर ये लोग बल देते हैं और वर्तमान में स्थापित जो संरचनाएं उनको ही उपलब्धि प्राप्त करने का माध्यम स्वीकार करते हैं। यानी परंपरागत रूप से जो चले आ रहे हैं संरचनाएं उनका ये विरोध करते हैं। शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश को प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए जो विधि निर्माण की संरचना है और जो व्यवहारिकता है उसमें वित्तीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के संबंध में ये बात करते हैं और इसके लिए संघर्ष करने पर जोर देते हैं। ये लोग ये भी मानते हैं कि अधिकतर जो शक्ति है वो संघर्ष में लग रही है। यानी जो जिस शक्ति का उपयोग हमें समाज में सकारात्मकता और महिला शक्ति का विकास के लिए करना चाहिए वो शक्ति और वो ऊर्जा हमारी जो अधिकतर इन लोगों के संघर्ष के लिए लग रही है और इसके लिए सोच में बदलाव की बात भी ये करते हैं।
जो उदारवादी नारीवादी लोग हैं उनके अनुसार जो औरतों की मौजूदा अधीनता अपरिवर्तनीय जैविक असमानताओं से उत्पन्न नहीं होती है, अर्थात लिंग के आधार पर औरतों की वर्तमान में जो मौजूद अधीनता है वो जैविक असमानताओं से पैदा नहीं होती है, बल्कि यह ऐसे कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, विचारधाराओं और विभिन्न संस्थाओं की देन है जो महिलाओं की वैचारिक और जो भौतिक अधीनता है उसको सुनिश्चित करती है। और हम समाज में देखते भी हैं ये सब चीज़ें। इसलिए जो नारीवादी विचारक है वो लिंग भेद पर आधारित या जो कार्य हैं, अर्थात लिंग के आधार पर जो श्रम विभाजन समाज में होता है और उससे भी ज़्यादा आधारभूत स्तर पर जो यौनिकता और प्रजनन के प्रश्न को एक ऐसे विषय के रूप में देखती हैं जिसे जैविक संरचना जो प्राकृतिक और इसलिए ये अपरिवर्तनीय मानी जाती है, इसके दायरे से बाहर रहकर देखा जाना चाहिए। नारीवादी जो एजेंडा है वो इन मुद्दों को राजनीतिक दायरे में स्थापित करने का है, जो संकेत करता है कि उन्हें बदला जाना चाहिए। इस प्रकार से उदारवादी नारीवादी विचारकों का विचार है वो उनका समर्थन है। अब देखते हैं आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी सिद्धांत। जो आमूल परिवर्तनवादी, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, आमूलचूल परिवर्तन यानी किसी भी मौजूद व्यवस्था में किसी प्रकार की खामी है उसको ठीक कर देना, उसमें सुधार करने की विचारधारा पर ये काम नहीं करते हैं, बल्कि ये जो समाज की बुराइयां हैं उन्हें आमूलचूल परिवर्तन के विश्वास से आगे बढ़ते हैं। तो 1960 के आसपास समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ है। इस जो नवीन परिप्रेक्ष्य है उसको हम आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्र कहते हैं। और इस आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्री राइट मिल्स, जो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के शिक्षक थे, उन्होंने इसे बलवान के विरुद्ध कमज़ोर, शोषक के विरुद्ध शोषित वर्गों तथा अधिकारहीन के जो अधिकार हैं उनके विरुद्ध जनता के अधिकारों को समर्थन करने वाला बताया है। अर्थात जो चार्ल्स मिल्स हैं, इन्होंने आमूलचूल परिवर्तन को जो समाज के बलवान लोग हैं उनके विरुद्ध कमज़ोर लोग खड़े हो, जो शोषक है इनके विरुद्ध शोषित खड़े हो, और साथ में अधिकार संपन्न लोगों के खिलाफ जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिकार विहीन हैं और उन्हें इन्हीं वर्गों द्वारा बना दिया गया है, शोषित उनको बना दिया गया है, कमज़ोर उनको बना दिया, इनके विरुद्ध जनता के जो अधिकार हैं उनको समर्थन करने वाला बताया है। और इसे संघर्ष का सिद्धांत माना गया है कि जो डोमिनेट जो समाज का तबका है उसके खिलाफ जो पिछड़े शोषित वर्ग है वो जब आंदोलन करेंगे और एक संपूर्ण क्रांति करेंगे तो उसे आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत या क्रांति कहेंगे हम। और इसको आगे ले जाने में विभिन्न जो समाजशास्त्री है, होटल है, ग्लास एंड स्ट्रास है, लुमनिस्ट है, आदि का जो है योगदान महत्वपूर्ण है। साथ ही जो एल्विन गोल्डनर थे उन्होंने 1970 में इसे रेफ्लेक्सिक और सोशोलॉजी का नाम दिया, और बिनरबॉम ने 1971 में एंडरसन के साथ क्रिटिकल सोशोलॉजी के नाम से इसे पुकारा। तो आमूल परिवर्तनवादी जो समाजशास्त्री है जिसमें राइट मिल्स का नाम सबसे ऊपर आता है, उन्होंने इसे बलवान के विरुद्ध कमज़ोर,
शोषक के विरुद्ध शोषित वर्गों के अधिकार के लिए जो है लड़ने वाला या क्रांति बताया है। और इसका जन्म जो है, जो संरचनात्मक प्रकार्यवादी जो समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उनकी प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। और उनका मानना है कि जो ये संरचनात्मक प्रकार्यवाद है उसने परिप्रेक्ष्य में यथास्थितिवाद का घोतक और परिवर्तन को यह जो है नकारता है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद जो है वो परिवर्तन को नकारता है। ये सिद्धांत समाज में राजनीतिक साधनों द्वारा वृद्ध संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर देता है और इन परिवर्तनों के लिए जो हिंसात्मक और जो क्रांतिकारी कदम हैं उन कदमों को भी उठाने की आवश्यकता पड़ती है तो उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं, विचारक हैं, वो कह रहे हैं कि इस समाज की जो ये सभी प्रकार की बुराइयां हैं इनको हटाने के लिए सशस्त्र हिंसात्मक क्रांतिकारी कदम उठाने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए और उनका अवश्य ही प्रयोग किया जाना चाहिए। समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने और समाज के नवनिर्माण के लिए किया जा सकता है। ये शाखा उन वर्गों के अध्ययन पर अधिक जोर देती है जो शोषित और उपेक्षित लोग हैं समाज में। वे न समाज को वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से सुधार संभव मानते हैं कि वैज्ञानिक विधियों का हमने प्रयोग कर लिया तो ये जो शोषित और उपेक्षित वर्ग है उनका सुधार हो जाएगा, और नहीं ये सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में जो संतुलन और निरंतरता की धारणा है उसमें विश्वास करते हैं। इनमें भी बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। वे लोग समतावादी जो समाज है उसकी रचना हेतु या उसकी स्थापना हेतु अतिवादिता और जन सहयोग की आवश्यकता पर विश्वास करते हैं। साथ ही पुरुषों के अस्तित्व की तुलना महिलाओं के पक्ष का जो तर्क है उसको अनसुना किए जाने की बात भी करता है। वे सामाजिक संरचना के जो कथनी और करनी का अंतर है इसका विरोध करते हैं। महिलाओं को कुछ पाने के लिए अपने अस्तित्व के लिए स्वयं ही कुछ करना होगा और जो प्रकृति आधारित विभिन्नताएं हैं उनको स्वीकार करते हुए अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और समानता की बात करनी होगी। पुरुष और महिला के मध्य जो गुणात्मक विभिन्नताएं हैं उनको देखते हुए अच्छे गुणों की साम्यता होने पर ये जोर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में एक कंसेप्ट है रेडिकल फेमिनिज्म और शिक्षा। ये जो आमूल परिवर्तनवादी लोग हैं वो पाठ्यचर्या पर नियंत्रण करने एवं जो सैद्धांतिक रूप से लैंगिक विरोधी सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। विभिन्न जो लेखन, नवाचार आदि है उस पर अधिक बल देते हुए जो रूढ़िवादी परंपरागत तरीके हैं इनका ये लोग विरोध करते हैं शिक्षा में। इन्होंने पाठ्यक्रम में नारीवादी विषय वस्तु को सम्मिलित करने पर पूर्ण जोर दिया है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों पर आधारित पाठ्य सामग्री अधिकाधिक हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी सिद्धांत के समर्थक हैं वो किसी भी प्रकार के समाज में जो चल रही परंपराएं हैं और शोषण के अधिकार हैं उनमें सुधार की बात नहीं करते हैं, उनमें आमूल चूल परिवर्तन यानी जड़ से उन चीज़ों में सुधार की बात करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत समाजवादी मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ये कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। तो मार्क्स जो है वो राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा के आधार पर समाजशास्त्र सिद्धांत को देखते हैं। सर्वप्रथम निकोलाई बुखारिन ने अपनी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिस्टोरिकल मटेरियल्स जो 1921 में लिखी गई थी इसमें, और उसके बाद में मैक्स एडलर ने कार्ल मार्क्स के विचारों में जो अंतर्निहित सामान्य समाजशास्त्र है इसको खोजने का प्रयास किया। साथ ही मार्क्स ने
जो उस समय की तत्कालीन सामाजिक विज्ञानों में समाज की उत्पत्ति, विकास एवं जो पतन की व्याख्या है, उसके लिए विभिन्न नई अवधारणाओं और गवेषणा की विधि को विकसित किया। और कार्ल मार्क्स ने उसके बाद में जो इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र है, उस पर मार्क्स के इन विचारों और नवीन अवधारणाओं का काफ़ी प्रभाव पड़ा और पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को सम्मिलित किया गया। पाठ्यक्रम ने मार्क्स ने जो है अपने जो एक प्रणाली उन्होंने विकसित की थी, सामाजिक विश्लेषण की प्रणाली, साथ ही जो उत्पादन के साधन, आर्थिक संरचना, अधिसंरचना, वर्ग चेतना का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, भौतिकतावाद का सिद्धांत आदि अनेक जो अवधारणाएं हैं वो कार्ल मार्क्स ने दी और इन अवधारणाओं का प्रयोग कर उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करने का प्रयास किया। समाज की जो यथास्थितिवादी स्थिति है, उस स्थिति का विश्लेषण का ये मार्क्स विरोध करता है और सामंजस्य की अपेक्षा संघर्ष की प्रक्रिया इसका प्रमुख दार्शनिक आधार है। यही कारण है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसकी विशेषता के रूप में ये विचारधारा स्थायित्व की अपेक्षा परिवर्तन को अधिक महत्व देती है, यानी जड़ता के बिल्कुल विरोध में काम करती है और हमेशा स्थायित्व का विरोध करके और परिवर्तन को अधिक महत्व देती है। और इनकी जो मुख्य सामाजिक घटनाओं की खोज और व्याख्या करने, उनके आर्थिक कारकों की भूमिका, विभिन्न वर्गों के आपसी संबंधों और जो अंतर सामूहिक संघर्ष है, ये विषय इनके केंद्र में रहे हैं। मार्क्सवादी समाजशास्त्र का भौतिकवादी आयाम जो है वो आर्थिक निर्धारणवाद को प्रश्रय देता है। इसके अनुसार किसी भी समाज की जो आर्थिक संस्थाएं हैं वो अन्य सामाजिक संस्थाओं की अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, यानी आर्थिक संस्थाएं वो सभी अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी अंतर्वस्तु और उसके ढांचे को प्रभावित करती है और निर्धारित भी करती है। ये आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत था मार्क्स का। और इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है उसमें बहुधा आदर्शवादी दर्शन है। इसके अनुसार विचार तथा जो मानसिक स्थितियां हैं वो इतिहास के प्रमुख तत्व हैं। द्वंद्वात्मक आयाम का मूल यही है। सामाजिक परिवर्तन जो है वो क्रांतिकारी तथा द्विआयामी, ये दो द्वंद्व के फलस्वरूप ही उत्पन्न होता है। अब कुछ नारीवादी मूलक जो है सामाजिक सिद्धांत हैं वो क्या है देख लेते हैं। तो 20वीं शताब्दी के नारीवादी मूलक जो सामाजिक सिद्धांत है उसको एक समाज के रूप में शुरू हुए महिलावाद से अलग हम कर सकते हैं और इसके पृथक्करण में इसको समझ सकते हैं। नारीवादी आंदोलन की शुरुआत है 1920 के दशक के में समान मताधिकार के मुद्दे को लेकर हुई थी, जो बाद में संवैतनिक यानी नौकरी आदि कार्य क्षेत्र और घरेलू जो कार्यकलाप हैं उनके कानून संबंधी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनमें मूलभूत जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वलिटी, उसके एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन में बदल गया और नारीवादी मूलक जो सामाजिक सिद्धांत है उसका उद्भव हुआ। और वो भी विभिन्न रूपों में, जैसे उदारवाद, मार्क्सवाद, आधुनिकतावाद, इस रूप में हुआ। और सामान्य रूप में जो नारी मूलक सामाजिक सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य जो लैंगिक विभिन्नताएं हैं या भिन्नताएं हैं और जो विशिष्ट रूप में पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उनके संदर्भ में समाज में महिलाओं की महत्व की जो स्थिति है उसको समझने पर जोर देता है। इस प्रकार से आज हमने मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों को देखा। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक थैंक यू।